बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पूरी कौम के लिए एक अच्छी खबर आज के दिन ये रही कि कलअदम तहरीक तालिबान जो कलअदम थी वो अब तहरीक तालिबान हो गई है, क्योंकि हुकूमत और तहरीक लब्बाइक के माबैन मुआहदा हो गया है। कलअदम तहरीक लब्बाइक जिसके बारे में बड़े बड़े बयानात दिए गए और बहुत कुछ कहा गया, उसी कलअदम तहरीक लब्बाइक के साथ अब ये मुआहदा कर लिया गया कि वो कलअदम भी नहीं रहेगी और उनके शुरका जो उसको धरना दिए बैठे हैं वज़ीराबाद में, वो अपना धरना भी ख़त्म कर देंगे और जो जीटी रोड बंद है वो अब बहाल भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो मुआहदा तय पाया इसके मुताबिक अब तहरीक लब्बाइक कहीं भी धरना नहीं देगी, ना कभी जुलूस निकालेगी इस तरीके से जिस तरीके से माजी में जुलूस निकाले जाते रहे हैं। ये कुछ नुकात हैं जो सामने आए, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कलअदम तहरीक लब्बाइक ना कोई ऐसा एहतजाज लॉन्ग मार्च की कॉल देगी जो माजी में दी जाती रही हैं। गोया इस वक्त हुकूमत और तहरीक लब्बाइक इस बात पर मुत्फिक हो चुके हैं कि तहरीक लब्बाइक जो है वो एक सियासी जमात के तौर पर अपना किरदार अदा करेगी। ये मुआहदा खुश आइंद है कि चलें कम अज़ कम अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, लेकिन इस मुआहदे के नतीजे में बहुत से ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात ना हुकूमत के पास हैं ना तहरीक लब्बाइक के पास हैं। हुकूमत के सामने तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि आपने क्यों तहरीक लब्बाइक को इंडियन फंडिंग वाली एक तंजीम कहा, आपने क्यों कलअदम करार देकर दहशतगर्द करार देकर उन्हें बैन किया, आपने क्यों उनके कारकुनान को और उनके सरबराह को गिरफ्तार करके उनको जेल में रखा और अदालत के हुक्म के बावजूद आपने रिव्यू में ले गए और उसके बाद भी उनको रिहा ना किया। फिर उसके बाद तहरीक लब्बाइक के जो कारकुनान शहीद हुए उनकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी, उनके खून का हिसाब कौन देगा, उनका कातिल कौन है। ये वो सवालात हैं जो तहरीक लब्बाइक के कारकुनान हुकूमत से पूछते हैं, जबकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पूछना चाहती है इस वक्त तहरीक लब्बाइक से भी कि जो माहदे उन्होंने माजी में भी किए उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ और जो वो भी धरना देने निकले उसके नतीजे में उन्होंने क्या क्या हासिल किया। जब पहला धरना हुआ आपको याद होगा तो उस वक्त जब कमेटी बनी, फिर उसके बाद मुआहदा हुआ, उसमें लिखा गया राजा ज़फ़रुल्लाह साहब की सरबराही में बनने वाली कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी, क्योंकि उस वक्त तहरीक तालिबान ये मुतालबा कर रही थी और ये इल्ज़ाम लगा रही थी उसकी हुकूमत पर कि वो जो एक तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से और ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत कानून के हवाले से एक जो उस वक्त एक हलफनामा मौजूद है उसमें तरमीम की मुबैना कोशिश की गई, लेकिन वो रिपोर्ट राजा ज़फ़रुल्लाह साहब की मंजर आम पर ना आ सकी, मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ। फिर आसिया के हवाले से तहरीक लब्बाइक का मुतालबा था कि ECL में उनका नाम डाला जाए, फिर एक और धरना हुआ, जुलूस निकला और उसमें भी कहा गया कि ECL में उनका नाम निकालने तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी, लेकिन वो मुल्क से बाहर चलेगी। गोया वो मुआहदा भी हवा में उड़ा दिया गया। अब जो मुआहदा हुआ है इस मुआहदे पर कितना अमल दरामद होगा, ये भी वो सवालात हैं जो पूछे जाएंगे तहरीक तालिबान से, तहरीक लब्बाइक से। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो पुलिस के जवान जो अपनी जान की बाजी हार बैठे, जिन्होंने इस जुलूस को रोकने, इस धरना को रोकने के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद किया और अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके मुकदमात, उनके खून का ज़िम्मेदार कौन होगा, ये भी वो सवालात हैं। क्योंकि अगर कोई भी जुलूस, कोई मजहबी जुलूस जा रहा हो, उसको रोकने के लिए जो पुलिस तैनात की जाती है वो रियासत के अहकामात की ताबे होती है। किसी फ़र्द का अपना ज़ाती कोई फ़ेल नहीं होता, लेकिन अगर पुलिस कांस्टेबल या पुलिस वाला जिनसे 2 रोज़ पहले ही मुल्क के सीनियर अफसरान, अस्करी अफसरान भी और सिविल अफसरान भी जाकर उनके अहल खाना से मिले, ताज़ियत का इजहार भी किया और साथ ये भी कहा कि उनके खून के हवाले से मुकदमात कायम रखे जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा जिन्होंने इन्हें नाहक कत्ल किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे सवालात होंगे जिसके जवाबात शायद माजी में भी किसी के पास नहीं हुए, अब भी किसी के पास नहीं होंगे। इसी का जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। औरिया मकबूल जान साहब, मुआहदा हुआ, अच्छी बात है, एक लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बेहतर हो गई, लेकिन ये सवालात जो मैंने आपके सामने भी रखता हूँ, कितने मुआहदे हुए माजी में भी, किसी पर अमल दरामद ना हुआ। पहला मुआहदा जो था वो था कादियानियों की शिक की तरमीम का, उसके बकायदा उस पर असम्बली ने उसके ऊपर कायदा उसका अमेंडमेंट की
और उस माहे पे अमल दरामद हुआ। वो तो वापस पहले ही हो गया। नहीं, वापस पहले की बात नहीं हुआ। जब कौमी असम्बली में आवाज उठी थी, हलफनामा तो उसी वक्त वापस हो गया। हलफनामा उसके बाद हुआ था। तहरीक लब्बैक का जो जुलूस था, अगर तहरीक लब्बैक शोर न मचाती, सर उससे पहले शेख रशीद साहब ने खड़े होकर कहा था कि आज शेख रशीद साहब ने खड़े होकर तारीख दुरुस्त कर लें, खड़े होकर कहा था कि आज अताउल्लाह शाह बुखारी को उन लोगों ने नहीं किया। तरमीम हुई थी, ये भी तय है। 1981 से ज़िया-उल हक के ज़माने में शुरू हुआ था वो काम तरमीम करने का। एक हलफनामे में तरमीम हुई थी ना, ये बात तय है ना। उसके बाद शोर मचा। उस हलफनामे में एक इजाफा ये भी हुआ था कि किसी कादियानी का ये पता चल जाए कि वो किसी भी मौके पे, जो टाइम लिमिटेशन थी वो ख़त्म कर देगी, किसी भी मौके पर उसने झूठ बोलकर कौमी असम्बली की रुकनीत हासिल की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये तो सिर्फ कादियानी के लिए नहीं, सिख के लिए भी है, ये तो हर एक के लिए है। ये तो पाकिस्तान में अगर टाइम लिमिट को खत्म किया गया, नहीं किसी के लिए भी, ये तो हर एक के लिए। ये तो नवाज शरीफ को जो आपने निकाला है, इसी को निकाला है। हम नियत पे शक तो नहीं कर सकते हैं? किस पे? नियत पे शक तो नहीं किया जा सकता। नहीं, नियत, एक आदमी अगर लिखता है कि मैं गुलाम अहमद कादियानी को मुर्ताद और सही मानता, तो आप तो नियत पे शक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं शक कर सकते। ये तो अल्लाह का रसूल कहता है। अच्छा, दूसरा मुआहदा हुआ था, वो हुआ था, और कोई मुआहदा आसिया मसीह में कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुआहदा हुआ था? नहीं, कोई मुआहदा सामने रख देता हूं, उनका नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। किसको? नहीं, ईसीएल में मुतालबा था, वो बहुत बुरी तरह के उनको वापस उसमें साइन है हुकूमत का तहरीक लब्बैक। मैं बताऊं साइन किस पे? साइन उस पे हुए थे, आप दिखा दीजिएगा। साइन उस पे हुए थे जिसमें आपने फ्रांस के सफीर का मसला था। फ्रांस के सफीर के बारे में हुकूमत ने यह कहा था कि हम करारदाद पेश करेंगे और उस करारदाद को पेश करने के बाद हम उसको असेंबली में लेके जाएंगे, वहां से हम करेंगे। उस करारदाद पेश करने से पहले मतन के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे थे। ठीक है। इस दौरान साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। साद रिजवी जब गिरफ्तार हुआ तो हंगामे शुरू हुए, हुकूमत ने करारदाद पेश कर दी। ठीक है। अगला मरहला हुकूमत के ऊपर है कि उस करारदाद के तहत पेश करने के बाद वो क्या होता है, ये अगला मरहला है, हुकूमत की जिम्मेदारी। इस दफा जो कुछ हुआ है वो बेसिकली एक बिल्कुल पॉलिटिकल मूव थी कि साद रिजवी के खिलाफ जो कुछ हुआ है, ठीक है, या तहरीक लब्बैक को जो कलदम करार दिया गया है उसके खिलाफ जलसा था। इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आप इस मामले को दर्द देखें। मैं उससे पहले 2 दफा साद रिजवी से जेल में मिल चुका हुआ था। ठीक, किस हैसियत से? जाती हैसियत से, हुकूमत की तरफ से नहीं, जाती हैसियत। अच्छा, जाती। मैं उससे पहले मिल चुका हुआ था। ठीक ठीक। उसके बाद मैं दोबारा हुकूमत के उससे नहीं, हुकूमत ने मुझे सालिस के तौर पे कहा था। ठीक। मैं हुकूमत की नुमाइंदगी करने वहां नहीं गया था, ये बात वादे कर दूं। ठीक। सालिस कैसे से कहा, गवर्नर हाउस में एजाज चौधरी साहब के सामने मुझे ये कहा गया। मैं मिला, मैं 21 तारीख की रात को गया। 3 मुतालबे थे उनके। नंबर 1 कि हमारे दमाद साद रिजवी और तमाम कैदियों को रिहा किया जाए और शेड्यूल 4 ख़त्म किया जाए, एक मुतालबा। दूसरा उनका मुतालबा था कि हमारे कलदम वाली शिक जो है वो ख़त्म की जाए, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट में आप जाते नहीं हो कि हम जाके कंटेस्ट करें कि आपने कहाँ से। और तीसरा उनका ये था कि हमारे खिलाफ केसेस ख़त्म किए जाए। मैंने उन्हें कहा कि ये पूरी कंपेन और ये सब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कंपेन, सफीर को निकालो, सफीर को निकालो, फ्रांस के सिर्फ शेख रशीद ने झूठ बोला है। मैं आज भी कहता हूं झूठ बोला है, मैं पहले भी कहता झूठ बोला, कोई मुतालबा ही नहीं था उसका। ठीक है। जिसने बोला है गवर्नमेंट के साथ झूठ बोला गया। ठीक। एक बात ये। दूसरी बात, तीसरा मुतालबा हुआ ये कि हमें केसेस, मैंने कहा केसेस विड्रॉ नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि अदालतें होती हैं। मैं वहां से आया, जेल रोड पे मैंने जलसा हो रहा था, मैंने एजाज चौधरी साहब को बुलाया। मैंने बुला के उनको कहा कि ये तालबात तय बता दें। उन्होंने मेरे सामने इमरान खान साहब को मैसेज किया। उसके बाद उन्होंने, इमरान खान ने कहा मैं सुबह लाहौर आ रहा हूं। ठीक। एजाज चौधरी साहब को मैंने कहा कि वो कहते ये हैं कि हमें अगर जुमे से पहले बता दिया जाए हम अपना मार्च कैंसिल कर देंगे। ठीक है। 19 कॉलें आई उधर से मुझे उनकी शूरा की। उन्होंने 3 शूरा के रुकन भी नामजद कर दिए, जिनमें से एक उमैर आज़ादी भी वो शामिल, तीनों आज भी वहीं थे। ठीक। मैंने फ़ोन करना शुरू किया, उन्होंने कहा मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है। उन्होंने कहा 1:30 बजे आखिरी फ़ोन कॉल आया कि अब हम मजबूर हैं, अब हम जुमा पढ़ाएंगे और हमारा मार्च चलना शुरू होगा। ठीक है। हुआ क्या, मेरे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, इसने इमरान खान साहब को बताया था हम इनको तो मुल्तान से भी नहीं निकालने देंगे, मुल्तान रोड से नहीं निकलने देंगे। जिस वक्त ये शदरा पहुंचे, ठीक है, तो इनको पता चल गया, हुआ हो क्या गया, इनको अपनी औकात का पता अंदाजा हो गया। फिर शेख रशीद भी पहुंचा है रात को, फिर सब पहुंचे। ये है असल स्टोरी। जो काम बगैर किसी कत्ल, ये 8 कत्ल किसके जिम्मे हैं? मैं वही सवाल आपके, ये कत्ल हुकूमत, मैं 21 को मसला खत्म कर चुका हुआ था। मैं आपके पास भी वापस, इफ्तिखार अहमद साहब और ये सब जो बात कर रही है, कत्ल किसके जिम्मे हैं? जो शहीद बच्चे हुए तहरीक लब्बैक के,
उन बच्चों के खून की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? और जो पुलिस वाले जिनके बारे में रियासत के सीनियर अफसरान उनके घरों में जाके दिलासा दे रहे थे कि आपने रियासत की खातिर अपनी जान कुर्बान की है, रियासत आपको अप्रिशिएट करती है, आज वो पुलिस के जवान, उनके लवाकीन, उनके हमदर्द ये सवाल करते हैं कि ये मुकदमा भी किसके खिलाफ होगा? बिल्कुल आपका सवाल सही है। ये तो रियासत जवाब देना, रियासत हर वाकया जो जिसमें इंसान की जान जाती है, ये हमारे मुल्क में तो खैर कानून ऐसा नहीं है, दुनिया में तो ये कानून है कि रियासत जिम्मेदार होती है, रियासत मुद्दई होती है, और यहाँ पे रियासत की जिम्मेदारी है ना। और ये साहब ने बहुत अच्छी बात आपको बताई कि हुकूमत की गैर संजीदगी का आलम ये था कि उन्हें परवाह ही नहीं की। मौर्य साहब को पहले ये दावत दी, उनको शामिल किया, उनको जिम्मेदारी लगाई, वो गए, वो मिले, और इतने आराम से काम हो जाना था। उनको ये पसंद नहीं आया, और ये मकबूल जान का ये कोशिश जो थी, इससे आप अंदाजा लगा लें वो कितना संजीदा है, किस किस्म की गवर्नेंस चलाना चाह रहे हैं इस मुल्क में। और फिर जब मुल्तान रोड से शादरे तक काबू अगर न कर सके तो फिर हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये गवर्नेंस नहीं अब चलने की है। ये तो आप दोनों दोस्त एक वाकया और भूल रहे हैं। जिस दिन साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया सड़क से, 3 रोज तक जो लाहौर यरगमाल बना रहा, उस वक्त भी पुलिस वालों को शहीद किया गया। तो एक मैं बात कभी नहीं भूल पाऊंगा, जो पुलिस वाला इनके हाथ का शादरा का जो रेलवे स्टेशन जो है मेट्रो का, वहाँ से जिससे कि उसको मारा गया लाठियों के साथ और उसकी डेथ होगी, मेरे जिंदगी में वो इतनी भयानक तस्वीर नहीं देखी। तो उस वक्त भी तो डेथ हुई थी ना, तो उस पर किसको सजा हुई, उस पर कौन नामजद हुए, उनके मुकदमात कहाँ हैं, किस अदालत में चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये देखें। ये मामला संजीदा है। अब मसला ये था कि रियासत के पास अब चॉइस कोई नहीं थी, क्योंकि रियासत ने एक बोर्ड पर लिख के लगा दिया था कि अगर आप यहाँ आए तो हम गोली चला देंगे, और अगर ये जो थे अगर आगे जाते तो फिर गोली रियासत को चलानी पड़ती, वरना फिर रियासत तय हो जाती। तो अब इसके दरमियान कुछ लोगों ने फैसला किया कि ये ना सूरत पैदा हुई, और मैं समझता हूँ सही किया। लेकिन अब खुफिया रखा गया इस मुआहदे को कि 13 नकात हैं। मुआहदा अभी तक भी खुफिया है, तो फिर इस पर अमल दरामद कैसे हो गया इफ्तिखार साहब? मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरा पॉइंट है ये, मेरा ये पॉइंट है कि जो मुआहदा आप खुफिया रख रहे हो, आप पाकिस्तान के अवाम को इस काबिल ही नहीं समझते हो कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। एक लिफाफा देखा है हमने तस्वीर में, जिसपे 5 मोहरें लगी, लाख नहीं होती जो लाख और जो स्टैंप लगी है, वो एक मौलवी साहब के हाथ में है। हालांकि उसके अंदर कोई मुआहदा आया है, और मुआहदा किसके दरमियान हुआ है, उस पर कौन डिस्कस करने वाले हैं? ये भी आप राजा जफरुल्लाह का भी नाम ले रहे थे, और आप पता नहीं किस किस का नाम ले रहे थे। उन मुआहदों की किसने एहतराम किया? और ये जो अब फिर सवाल ये और ये सब कह रहे हैं कि नहीं, उनका ये मुतालबा नहीं है अपना एम्बेसडर वाला। बहरहाल एम्बेसडर वाला मुतालबा था और ये तहरीर की शक्ल में मौजूद है, और उसके ऊपर बहुत जिम्मेदार लोगों ने दस्तखत किए हुए हैं। अब सवाल है कि वो जिम्मेदार लोगों को किसने ये इख्तियार दिया था कि जाके इस तहरीक के साथ ये मुआहदा करे कि हम सफीर को निकाल देंगे। तो ये मजाक बनी हुई है। रियासत के अदारे और रियासत के अदारे जो चलाए जा रहे हैं, वो तमाम उसको एक मजाक बना के उन्होंने रख दिया। इफ्तिखार साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे मुआहदे पर अमल दरामद कैसे होगा, और जो इफ्तिखार साहब भी बात कर रहे हैं कि ये तहरीरी मुआहदा था, सफीर को निकाला जाए, फिर इससे क्या बाकी जो है वो तहरीक लब्बाइक पीछे हट चुकी है, और फिर ये मुआहदा खुफिया क्यों है? अगर हुकूमत और तहरीक लब्बाइक के माबैन मुआहदा हो गया है तो उसको ओपन करने में मसला क्या था? इस पर बात करेंगे आप शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, अगरचे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये बात कह रहे हैं कि ये वो मुआहदा नहीं है कि दिन में हुआ और रात शाम को इस पर अमल दरामद ना हो, गोया इसके जो गारंटर हैं वो बड़े मजबूत हैं, ऐसा ही दावा लग रहा है मुनीब साहब का। और साथ ये फरमाइएगा कि अमल दरामद आपको लगता है होगा, फिर खुफिया क्यों? ये तो बड़ा अहम मसला है कि खुफिया क्यों। मेरा ख्याल है अमल दरामद इसलिए हो जाएगा कि चीफ ऑफ द आर्मी साहब भी गारंटर हैं और मुनीब साहब भी गारंटर हैं। ये एक तरफ से वो गारंटर हैं, एक तरफ से चीफ ऑफ द आर्मी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो गारंटर है। अगर ये मसला ऐसा है तो फिर अब आपका अगला सवाल कि खुफिया क्या है।
जब उनने विड्रॉ करना है वहां से, वजीराबाद को खाली करना है, अपने घरों को वापस आना है, साद रिजवी साहब के मामले में अदालत के फैसले का एहतराम किया जाना है, सफीर के मामले में वो मामला पार्लियामेंट में पेश किया जाना है और वहां पर तय होना है, तो और ये जमात अब कालदम नहीं होगी। सारी चीजें अगर लोगों के ज़हनों में आई हैं, ज़ेरे बहस आ रही हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं, तो फिर हुकूमत छुपा क्या रही है? और मुझे ये दुख इसलिए हो रहा है कि मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, जी बिल्कुल ठीक। मेरा हक बनता है कि मैं जानूं कि ये मुआहदे की नोयत क्या है, क्योंकि मैं इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासरीन में होता हूँ। मसलन मेरे रिश्तेदार रहते हैं सादोकी में, और ये मुजाहिरीन सादोकी से गुजर के गए हैं, वहाँ पे काफी तोड़ फोड़ भी हुई है, तो मैं इसके इनडायरेक्टली मुतासरीन में से हूँ। मुझे डर है कि वापसी के ऊपर ये फिर कहीं ना इकट्ठे होकर बैठ जाए, एक बात। और इस बात की क्या गारंटी है, जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि 3 दिन तक लाहौर गैरकमाल बना रहा और आप सब गवाह हैं, आप भी गवाह हैं और औरिया मकबूल साहब भी गवाह हैं और आपका तमाम स्टाफ भी गवाह होगा कि लाहौर में क्या होता रहा उन 3 दिनों में। क्या फिर दोबारा ये इसी तरीके की ताकत इस्तेमाल की जाएगी? क्या इस तरीके के जत्थे जो हैं वो मजहब के नाम के ऊपर जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे अपनी चीजों को मनवाते रहेंगे? ये है बुनियादी सवाल। इसका जवाब रियासत को देना है। ये रियासत खा इसका तो इमरान खान के जरिए चलाई जा रही हो, या नवाज शरीफ के जरिए चलाई जा रही हो, या जरदारी के जरिए चलाई जा रही हो, इस मामले को हमेशा के लिए तय करना होगा कि क्या मजहब की बुनियाद पर ऐसे जत्थे जो चाहेंगे करेंगे। क्योंकि इस वक्त तो जो हुआ, अब देखें जो लोग शहीद हुए उनके बारे में गालिबन मुआहदे में ये कहा गया कि कानून अपना रास्ता लेगा। कानून ऐसा रास्ता लेता है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है सबकी जमानतें हो जाएंगी। नहीं, मैं ये नहीं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करता जमानतें हो जाएंगी, प्रोसिक्यूशन बरी हो जाएगी, मैं अगला लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ। तो अब ये ऐसा तो ना करें, यानी कि जत्थों को ये ताकत दे कि आपने पहले सूफी मोहम्मद को ये ताकत दी थी, उसकी ये बात मान के कि सवाद के अंदर वो कानून नाफज किया जाए जिसकी वो ख्वाहिश थी कि इस्लामी कवानीन का नफाज हो। उस वक्त की हुकूमत ने वो उसकी रियायत दी, वो बात उनकी मान ली। उसके नतीजे में फिर जो कुछ सवाद में हुआ वो आपके सामने और तारीख का बहुत भयानक पाठ है, बाब है, और अफवाज पाकिस्तान को बहुत भारी कुर्बानियां देकर उस सूफी मोहम्मद के उस अमल से जान छुड़ानी पड़ी। तो ये जो जत्थेबंदी है इसके बारे में कौम को तय करना होगा ये क्या है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। और ये मकबूल जान साहब और जिस इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि ये जत्थे तय करने पड़ेंगे रियासत के खिलाफ, अगर ऐसे जत्थे उठते हैं तो फिर अपने फैसले। लेकिन इसके साथ ये बताइएगा, इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं? वुज़रा आपस में लड़ पड़े, गारंटी हुकूमत की कोई मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत की अहमियत, हुकूमत की साख कहाँ चलेगी? जिस वक्त शेख रशीद साहब पहुँचे हैं यहाँ पर, तो साद रशीद ने उनसे मुलाकात करने को बल्कि गुफ्तगू करने को इनकार कर दिया था, और पक्का था शेख रशीद उठ के जाने लगे थे। उसके बाद दोबारा कहा कि नहीं आप बैठ जाए। आप जब पार्टी बनते हो ना, हुकूमत पार्टी नहीं होती। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ। हुकूमत शाही का डेरा नहीं होती कि 4 मेरे मरे हैं तो मैं 4 मार के आऊँगा तब मेरा खून ठंडा होना है। बुनियादी तौर पर इस पूरी सिनेरियो की हिस्ट्री आप में सिर्फ 2 मिनट में बयान करता हूँ, और इतनी गलतियाँ आप देखें। इस पंजाब के अंदर 25-30 हज़ार लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिनके खिलाफ जाली मुकदमे बने हुए। ठीक है, किसी कत्ल का एक गवर्नर उठता है और शेखुपुरा की जेल में जाता है और एक ऐसी औरत के साथ तस्वीर खिंचवा के बयान देता है जिसके बाद रसूलुल्लाह की तौहीन का इल्ज़ाम साबित नहीं। हाँ जी, गलती है, लेकिन आपने अच्छा उस एक गलती होगी, फिर इसके बाद आप हर टीवी प्रोग्राम में वजाते देते रहे। फिर गवर्नर साहब को ये मनसब नहीं है कि मेरे घर से जी गजी इज़्ज़ुद्दीन की चारपाई गई थी तो ये गया था वो, फिर एक बंदे ने मार दिया उसको। ठीक, उस बंदे को फांसी की सजा होगी। 9000 के करीब फांसी के लोग आराम से घर में बैठे हुए थे, फांसी की सजाएं भुगत रहे थे। आप कहते यूरोपीय यूनियन फांसी नहीं देती, बैठे हुए थे। आपको अचानक खुजली होती है, आप सबको फांसी दें, फिर आप एक बंदे का केस निकालते हो, वो ना निकलता। तहरीके लबैक कहीं नहीं थी, वो जनाजे ने इनके अंदर एक एतमाद दिया। ठीक, कि हम बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। लेकिन इमरान खान साहब अब कहाँ? अच्छा, अगले में इमरान खान साहब भी आ जाता हूँ। आप देखें ना, देखें आप इस मामले के अंदर आसिया मसीह पूरी पता है कि पूरी दुनिया में, फ्रांस में भी उसका केस लगा। 80 के करीब केस ब्लास्फेमी के वहाँ बच्चे। आसर सईद खोसा साहब को खुजली होती, वो उसको निकाले। अब आपको वापस भेजने की क्या, आप कहते हैं मैं प्रोटेक्शन देता हूँ, आपने भेजा, वो मसला उठा। फ्रांस के सफीर का बताता हूँ, जो लीडर होता है ना जी,
वो अवाम के जज्बात को खुद कैश करता है, किसी दूसरे को कैश नहीं करने देता। जिस दिन ये खाका लगा था ना इमरान साहब, उस दिन टीवी पे आते, एक धुआंधार तकरीर करते, किसी के अंदर कुछ नहीं होना। उन्होंने तो वाज़ेह कर दी कि हमारे अगर फ्रांस से हम ताल्लुकात खराब करते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अजीबोगरीब मामला है। अर्दगान को देखें, दुनिया इंडिया सबसे करीब तरीन आपका है। लेकिन अभी जो सूरत हाल पैदा हुई हो रही है साहब, वज़रा आपस में बयान नहीं मिलते, हुकूमत के आपस में बयान नहीं मिलते। कभी आप कहते हैं इंडियन फंडिंग है, फवाद चौधरी की रेस लगी, इंडियन फंडिंग वालों से मुज़ाकरात करके आपने वादा कर लिया। अब अगर ये बात है तो फिर बाबर का तो 100 इंटरव्यू पड़े हुए हैं। समी बाबर का भाई का क्या नाम है उसका, बाबर का, जो जिसने फंडिंग केस किया हुआ है वो जी, तो अकबर एस बाबर, समी बाबर का भाई है ना, हमारे कोटे के हैं। अच्छा, ये बाबर का, उसका तो रोज कहता है इंडियन फंडिंग हुई है, तो सबसे बड़ा इल्जाम तो आप पे है जिसको आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए। तो इंडियन फंडिंग का एक जुमले में बता दें नुकसान किसका हुआ इस पूरे इस प्रोसेस में? इमरान खान हुकूमत का, टीएलपी का। सर रियासत देखें, जरने वाले भी मरे तो रियासत की जिम्मेदारी होती है, पुलिस भी मरे तो रियासत की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार अहमद साहब, आज भी कहता हूँ 21 तारीख को, आज मैं कहता हूँ अगर मेरी उस वक्त बात मान ली जाती, वो अपने आप को धरना का जुलूस वापस, तो इतना मानी किसने बात? इमरान खान ने माने थे, मैंने तो नहीं माने। इमरान खान साहब ने। मुझे भेजा किसने? तो गलती फिर इमरान खान साहब, भेजा किसने था? इफ्तिखार अहमद साहब, कौन हारा? मुआहदा हो गया, कौम के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन हारा कौन? जरा इस पे मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा। गवर्नेंस हार गई। There is no governance. There is no governance. There is no governance. तो जीत किसकी हुई? जीत उन लोगों की हुई जिन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल किया और पूरे मुल्क को एक बहुत बड़े खौफनाक साने से बचा लिया। जिस वक्त ये लड़के नामूस रसालत के जज्बे को लेके उस बैनर की तरफ बढ़ते, यहाँ पे लिखा था इस बैनर को क्रॉस करोगे तो हम गोलियां चलाएंगे, तो गोलियां चलनी थी, लाशें गिरनी थी, और फिर वो लाशें सिर्फ वजीराबाद के दरिया चनाब के किनारे तक की लाशें न रह जाती। तो क्रेडिट फिर आप हुकूमत को, तहरीक लब्बाइक दोनों को दे दें। जी, मैं क्रेडिट दे रहा हूं उन लोगों को जिन्होंने संजीदगी से इस मामले को संभाला। मैं उन लोगों को क्रेडिट नहीं दे रहा जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से पैसे आ रहे हैं। मैं लोगों को क्रेडिट नहीं दे रहा जिन्होंने कहा कि इनके जो ट्विटर अकाउंट है वो पता नहीं दुनिया के 6 और मुल्क के नाम लिए वहां से चल रहे हैं। मैं उन लोगों को बिल्कुल ये नहीं कह रहा जो रिट ऑफ द स्टेट है, रिट ऑफ द स्टेट की बात कर रहे थे। तो आप फिर औरिया मकबूल जान साहब को, मुफ्ती मुनीब साहब को और जो टॉप के गारंटर हैं उनको ही फिर क्रेडिट देते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, बात सुने, सेंसिबल लोग भी तो इस मुल्क में रहते नहीं रहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और लेकिन मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप सूफी मोहम्मद पैदा करते रहेंगे और उनको शाबाश देते रहेंगे और उनकी सोच फिक्र की हमायत करेंगे तो ऐसे वाकयात होते रहेंगे। ऐसे वाकयात को रोकने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मजहब का ये इस्तेमाल है, ये जो तरीकाकार है, इस पे भी अकल और दानिश को सब हमें साथ देना चाहिए। बेवकूफाना और अहमकाना हरकत नहीं करनी चाहिए। और ये 13 पॉइंट का जो बताया जा रहा है, ये मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है? मुझे दुख हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मेरे में ट्रस्ट नहीं है, आप पे भी ट्रस्ट नहीं है, में भी ट्रस्ट नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और ये मकबूल जान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक नए बहरान का तज़किरा होगा, क्योंकि पेट्रोलियम एसोसिएशन ने 5 नवंबर से पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कारोबार ज़िंदगी चलेगा कैसे, और उनके मुतालबात क्या हैं, इस पर बात करेंगे पेट्रोलियम एसोसिएशन से एक ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुशामदीद बात करेंगे उस बहरान की कि जो पैदा होने वाला है, क्योंकि 5 नवंबर से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल की काल दी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। अब्दुल समी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, आप हड़ताल की काल क्यों दे रहे हैं? इससे तो पूरी रोजगार मुतासर होगा, मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, बात ये है, जब हमें रोटी नहीं मिलेगी और हम नुकसान में हम चला रहे हैं, हम तो मजबूर हैं। हम तो एक दरमियाने दर्जे के ताजिर हैं ना, हमें किसी को परेशान करना है। हमें तो खुद तकलीफ है कि हम किसी को परेशान ना करें, मगर हम इन हालात में, इस गवर्नमेंट ने जो
हमसे वायदे किए, पिछली गवर्नमेंट ने वायदे किए, वो कुछ तो पूरे हुए। अब तो हालत ये हो गई है, बिजली की कीमत और लेबर और दुनिया भर के अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं, और हमारा मुनाफा OMCs का, वो होलसेलर हैं, हम रिटेलर हैं। आप देखें हमारा तो मुनाफा उनसे डबल होना चाहिए, मगर अब ये है कि हमसे जो भी वायदा करता है वो उसके बाद हम उसको पूरा नहीं करते। तो लेकिन खान साहब एक अमूमी तासर ये है कि आप पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, कीमत मजीद बढ़नी चाहिए। देखिए बात ये नहीं है, देखिए हर तिजारत में इन्होंने कहीं यूरिया के बढ़ा दिए, कहीं है, हम चला नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट एक कानून बना दे कि साहब आप OMCs जो है, अगर कोई पंप नहीं चलाना चाहता है तो उसकी लीज खत्म कर दे, हम तो लीज खत्म करने को तैयार हैं। हम पेट्रोल पंप चलाना नहीं चाहते। और क्या वजह क्या है खान साहब, क्या मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन फिक्स कौन करता है, कितना प्रॉफिट है इस वक्त एक पेट्रोल पंप के लिए? देखिए इस वक्त हमें कोई 2.5% मिलता है, उसमें भी OMCs का हमें देना पड़ता है, और टैक्सेस हैं और बहुत सी अखराजात हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बता रहा था कि 95 में हमने खुद पैसे बढ़ा, ये हमारे साथ बड़ा जुल्म शुरू से हो रहा है, हमने पैसे बढ़ा दिए। फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप बैठे, हम आपके साथ बैठ के कोई तस्वीर करना चाहते हैं, और उस वक्त किया जब हम फखरुद्दीन जी इब्राहिम को एंगेज किया, कोर्ट में गए, तो जी हाँ, तो हमने कहा कि भाई देखिए बात तो हम करना चाहते हैं, इनसे भी कहा हम बात करना चाहते हैं मगर उसका नतीजा निकलना चाहिए। तो ऐसा करना हुआ। एक ज़माना था कि उन्होंने हमारा 5% एग्री कर लिया, और उन्होंने एक हमसे वायदा लिया कि हम एक साथ इंक्रीज नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हम 5% पे ले आएंगे। अब ये हुआ सन 4 तक हमारे 4% हो गया, फिर नीचे की तरफ आने लगे। अब जो बातें हो रही हैं वो कहते हैं कि साहब कोर्ट ने कहा परसेंटेज छोड़ दें, तो हम कह रहे हैं आप परसेंटेज नाम न लगाएं, आप हमें उसी हिसाब से हमें मुनाफा दे दें। हमने 12 कोशिश की कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से हमारी मीटिंग हो मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने भी इसका ऑडिट कराया है कि पंपों को क्या फायदा हो रहा है, तो वो भी नेगेटिव में आया। हमारा कहने का अगर यकीन नहीं करते तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल ने खुद कराया। तो आप समझते इस वक्त पेट्रोल पंप फायदे में नहीं है, नुकसान में है? जी नुकसान में। जो कुछ हाई सेलिंग पंप है वो नुकसान में ना होंगे, मगर वो भी उनके अखराजात भी ज़्यादा हैं। तो अब हम ये चाहते हैं या तो हमें कोई, अभी इन्होंने हमें बुलाया था मिनिस्टर साहब ने, तो हम जाने को तो तैयार थे, मगर हम वहाँ जाकर उनसे बात करते तो ये तासुर होता कि शायद हमने कोई बार्गेनिंग की है, तो वो हम चाहते नहीं। तो हमने उनसे ये कहा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, DG ऑयल, सबके मेरे पास फ़ोन आए कि आप आगे बैठ जाएं। मैं कहा कम से कम आप ये तो करें कि आप हमें दें कि आप हमें देना क्या चाहते, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं आपसे। या आप बुला रहे हैं और हम वहाँ से उठ के आ जाएं और वहीं के वहीं। सभी साहब फाइनल क्वेश्चन आपसे, आप कितना आपको आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए हमने 6% कहा है, मगर हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेक्रेटरी साहब आप परसेंटेज की बात नहीं करें आप, क्योंकि कोई ऐसा टेक्निकल मिनिस्ट्री में कोई बात हुई है। तो हमने कहा आप 6% ना करें, मगर उसी रेशो से आप हमारे पैसे बढ़ा दें। हमें तो परसेंटेज का कोई जिद तो नहीं है, मगर ये
तो हमने असल प्रॉफिट इस वक्त कौन ले जाता माजरत है? कर ली। कौन प्रॉफिट ले जाता है समी खान साहब? पेट्रोलियम मसनूआत में से असल प्रॉफिट कौन ले जाता है? नहीं तो देखिए गवर्नमेंट फिक्स करती है ये प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ओएमसीज को भी वही देती है, हमें भी परसेंटेज देती है। और हमारे साथ तो ये है कि हम एक पैसा बढ़ा नहीं सकते, और जितने ताजिर हैं और संतकार हैं वो रोज बढ़ा देते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उन पर कोई पाबंदी है। ठीक है, हमारे ऊपर पाबंदी क्यों है? हमें भी कहते हैं कि हड़ताल भाई फैसला है। देखिए हड़ताल नहीं, हमारे डीलर कह रहे हैं कि हम 5 तारीख को हम चला ही नहीं सकते हैं, या तो हमें कोई वायदा नहीं बल्कि हमें इन राइटिंग दे दी जाए कि इतना हम अभी मुनाफा देंगे और इसके बाद हम वो देंगे। तो हमें मगर मसला ये है कि हम 3 महीने से, देखिए आज हमने बंद करने की बात नहीं कि 3 महीने से इतने खर्च लेटर लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, एडवाइजर थे चले गए, उनसे मीटिंग करी, लिखे, और एडवाइजर ने माना यहाँ कि आप सही कह रहे हैं। मिनिस्टर साहब को हमने लिखा, मिनिस्टर साहब के पास कितने पोर्टफोलियो हैं, वो इस पर इतनी तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ऑफिस में भी नहीं बैठते हैं, वो एनर्जी ऑफिस में बैठते हैं। तो हम तो ऐसे मजबूरन ये बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया। पेट्रोलियम का एक नया बहरान, पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो एक नया बहरान जन्म लेगा। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जैसा कि पेट्रोलियम स्टेशन कहती है कि वज़ीर पेट्रोलियम तो अपने ऑफिस में नहीं बैठते, फिर इन मसाइल को हल कैसे करेंगे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।